Assalamu alaikum, everyone. I hope you all can hear me. I would first like to thank our audience for taking out the time to attend this webinar on Pakistan's investment landscape. I would also like to extend a sincere appreciation to the Honorable Consul General of Pakistan in the United Arab Emirates, His Excellency Ahmad Amjad Ali Sahab, as well as the Pakistan Business Council, Mr. Ahmed Shekhani Sahab, President Pakistan Business Council, and his team for collaborating with the AKD Group in arranging this event. My name is Abdan Mohajir, and I represent the investment banking team at AKD Securities. And I'm also the moderator for today's session. AKD Securities, as you all know, is the flagship company of the AKD Group and is the market leader at the Pakistan Stock Exchange, accounting for almost about 10 to 12% of the average daily traded value and volume. Can you all hear me? I think you can hear me. So the message that we plan to convey to you, our audience, through our speakers to follow, is that we are witnessing an unprecedented, opportune investment landscape in Pakistan, which I think we have not seen in the last 15 years. We will not only be covering key details of reforms and measures taken by the incumbent government, but also we will discuss at length how these opportunities are being brought to the doorstep of our expat community, particularly through the digitalization measures and the Roshan digital account. I think the RDA is a breakthrough initiative of the State Bank of Pakistan, supported by the SECP, NCCPL, CDC, and PSX. I think to open the proceedings, and for all the capital market folks out there, I think he's one of the most anticipated speaker of today's session. And I would like to request our Honorable Chairman of AKD Group, Mr. Akil Kareem Dedi Saab, to share his views on Pakistan today. Akil Saab, आपसे दरख्वास्त है अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी और मौजूदा अपॉर्चुनिटीज पर अपनी कीमती राय से ऑडियंस को आगाह करें. जी अकील साहब. म्यूट है. जी अकील साहब, हम सुन सकते हैं आपको. सिर्फ मैं आपको दो चार चीजें जो चेंज है पाकिस्तान में वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सारे लोग ऑनलाइन हैं या नहीं? अभी तो सिर्फ 3-4 लोग दिख रहे हैं ऑडियो पे, और भी हैं या नहीं है? तो पाकिस्तान के हवाले से आपको इस वक्त जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आप ये देखें कि आपको पूरा पाकिस्तान चेंज होता हुआ दिख रहा है. और मैं सिर्फ 2-4 चीजें ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से लोगों को काफी फिक्र रहती थी जी, लेकिन आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से फिक्र करने की किसी को भी जरूरत नहीं है. पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में जा रही है और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और वो सारे स्टेप्स मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी ने उसको अप्रिशिएट किया है. चाहे वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल के हवाले से हो, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री के हवाले से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, चाहे वो करेंसी के हवाले से हो, चाहे वो रेटिंग एजेंसी के हवाले से हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हो. तो इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है. अक्सर लोग, जाहिर बात है, जब इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में होती है तो उसकी मुखालफत भी बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसी भी नंबर को ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ
नहीं कर रहा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि महंगाई थोड़ी बहुत हुई है, तो महंगाई का ये जो तूफान आया हुआ है, ये कोई पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन बनी हुई है। और पूरी दुनिया आप देखें, जितनी भी हार्ड कमोडिटी या सॉफ्ट कमोडिटीज को उठा के आप देख लें, तकरीबन सबकी प्राइस बढ़ चुकी है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ये चीजें आप सस्ती करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब करेंसी छपती है, जैसे जो अमेरिकन डॉलर बहुत छपे हैं, इसी तरह यूरो अपने आप को बचा रहा है, इसी तरह रुपये भी दूसरों के मुकाबले में पाकिस्तान कम से कम इस कंडीशन में है कि हमने बहुत सारे रुपए नहीं छापे। लेकिन जाहिर बात है कि ये सारी कमोडिटीज इंटरनेशनली ट्रेड होती है, और वो ट्रेड होने की वजह से अगर अब पाम ऑयल को उठा के ले तो $550 का पाम ऑयल $1000 हो गया, $160 का वीट इस वक्त $250 और $300 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने की होती है। अब उसके लिए आप कर क्या सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ाएं। आप वो डिसीजन ले, ऐसी पॉलिसी बनाएं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, और गवर्नमेंट उस पर कामयाब हो गई है। उन्होंने पॉलिसी बनाई है, टेक्सटाइल को रिवाइव किया है, टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई है, और जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से आपके रेमिटेंस बढ़े हैं जी। तो जैसे अभी अदनान साहब ने ये बताया, रोशन डिजिटल अकाउंट, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट बैंक की सक्सेस है, क्योंकि आप ये देखें कि आप आराम से पाकिस्तान में फिक्स इनकम में चाहे चले जाए, इक्विटी में चाहे चले जाए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है चाहे चले जाए, डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ आस्ते आस्ते और चीजें इसमें आती जाएगी। हाउसिंग सेक्टर भी आ सकता है, रीट्स भी उसमें आ सकती है, तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जो आ सकते हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान में एक्टिविटीज के हवाले से बताऊं, आप ये देखेंगे इस वक्त सीपेक पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, चाइना के साथ मिलके। अब इसमें रशिया भी आ गया है, बाकी मुल्क भी उसमें आना चाहते हैं, यूरोप भी आ रहा है। तो ये आप देखें, ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसके साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी, आज हमारी डिमांड अगर एनर्जी की डबल भी हो जाती है, तो हम उतनी हमारे पास एनर्जी है कि उस डिमांड को हम सस्टेन भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल की जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन के लिए जो स्टेट बैंक ने डिसीजन लिए हैं, वो अनबिलीवेबल डिसीजन है। अभी तक उसमें 325 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। इसके अलावा आप स्टील सेक्टर को देखें, आप सीमेंट को देखें, सारे नंबर बेहतर हो रहे हैं। आप एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं तो वहां यूरिया वगैरह इस दफा रिकॉर्ड सेल भी है। उसका मतलब यह है कि आपकी क्रॉप भी बम्पर होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि क्रॉप अगर आपकी बम्पर होती है, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि शायद हील पाकिस्तान में अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे के मुकाबले में हम कर रहे होंगे, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब रेगुलर बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे ऑटो सेक्टर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और गाड़ियों की सेल मैं समझता हूँ बढ़ भी गई है। और ऑटो पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है। पहले ये होता था रिकंडीशन गाड़ियां जब मंगवाई जाती थी तो उसमें 2 नंबरी ज्यादा होती थी, गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें खत्म कर दी। पाकिस्तान के बॉर्डर साइड से जो स्मगलिंग हो रही थी, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल आर्मी के साथ मिलकर पूरे बॉर्डर सील कर दिए। पाकिस्तान में जो अंडर इन्वेस्टिंग होती थी उसको भी खत्म कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से बताने के लिए बहुत कुछ है, और ये जितना चेंज आ रहा है, मैं समझता हूँ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले मुश्किलात थी वो अब नहीं है। हमारी आईटी सेक्टर इसको ग्रो कर रहा है, उसमें 6 महीने के जो नंबर्स आए उसमें 40% ग्रोथ आई है, और कोविड के दौरान। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के हवाले से। मैं समझता हूँ कि बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगर कोई आदमी कोई स्पेशली
कोई सवाल करना चाहता है तो अगर वो सवाल करेगा तो उसका जवाब देने में ज्यादा आसानी होगी। मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त अगर मैं बोलता रहूंगा तो ये आपका 1 घंटा तो वैसे ही पूरा निकल जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बातों को थोड़ा सा कम करूँ, और आपको कोई स्पेशल सवाल हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कोई सवाल हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हो, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं तो उसके हवाले से हो, तो मैं वो ज्यादा बेहतर बता पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल ओवरव्यू और पाकिस्तान की बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हमें बताया डेवलपमेंट्स, की डेवलपमेंट्स। एंड हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से भी कि अगर ये हमारे मैसेज बॉक्स आपको राइट पे नजर भी आ रहा होगा, और अगर आप उधर अपने क्वेश्चंस प्लेस करें तो हम अकील साहब से वो क्वेश्चंस उनको प्लेस भी कर देंगे, उनसे पूछेंगे भी और उनकी मौजूदगी का फायदा भी उठाएंगे। और हमारे पास अकील साहब जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास आते रहेंगे, हम आपकी तरफ फिर आएंगे इंशाल्लाह, और आपकी मौजूदगी का आप हमारे साथ जरूर फायदा उठाएंगे। मैं सर इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ काउंसिल जनरल साहब दुबई के भी मौजूद हैं, और आई वुड लाइक टू I would like to request the Consul General of, he's the chief guest of today's session, His Excellency Ahmed Amjad Ali Sahab. He's the Honorable Consul General of Pakistan in the United Arab Emirates. He joined the Foreign Services of Pakistan in 1996, has served in the Foreign Ministry in various capacities since then, and has also been a part of various diplomatic assignments abroad, such as Kuwait, Frankfurt, Bangkok, Bradford, and has been the Consul General of Pakistan in the UAE since 2019. I would like to request our chief guest, His Excellency Mr. Ahmed Amjad Ali Sahab, to say a few words and share his thoughts. Excellency, please, agar aap. Thank you very much. First of all, Mr. Karim Reddy Sahab, Mr. Shekhani, President, Pakistan Business Council, others members, Assalamu alaikum. And thank you very much for providing this opportunity to me to speak on the investment landscape of Pakistan. I think it's a very good initiative by Pakistan Business Council. And we really, at this point of time where COVID has struck almost all economies of the world, it is a very good time that we sit together and see that how we can help Pakistan and what opportunities Pakistan is offering. As Akil Saab has already pointed out, that government's investment-friendly policies in last couple of years have really helped people to think, especially the overseas Pakistanis, that this is the right time to invest in Pakistan. And there are few sectors which are really growing very fast. And I would urge all my friends sitting here, overseas Pakistanis, that this is the time to invest in Pakistan. In UAE, we have about 1.7 million Pakistani diaspora. And out of that, 80% is blue-collar labor. But still, if you see that remittances from the Gulf in last 8 months have really soared, and it is a very good sign that people, even people from labor class, their remittances are going through official channels, which is a very positive sign. There is something to ponder about, and UAE being one of the major trading partners of Pakistan, our bilateral trade is still between $6 to $7 billion. And this has a scope to increase. And if you see investments from UAE to Pakistan, for last many years, it has fluctuated around $200 million mark. This has a potential. There is a scope. And I think we all should really work on this side, that how we can increase investment in Pakistan when the government is providing such lucrative incentives, the policies are good. And I think this is the right time for us to think that let's come together, join our hands, and invest in our own country. And there are lot many sectors which have the potential. And we at the consulate are fully
equipped with providing all the assistance which is required by our businessmen and our friends. So we are ready to help all along. Secondly, this Roshan Digital Pakistan account, which has been launched, and the Honorable Governor State Bank was also here a month back. It has seen improvement and growth in the accounts. But I have also requested the Governor State Bank, and there was a webinar 2 days ago as well, and I have pointed out in that see, we have majority of our community in the Gulf. The expatriates are in Gulf region. But how many still operate these smartphones or can operate these online accounts? Like I said, 85% in UAE is blue-collar labor. They don't have even a smartphone. Now, what is our target market? If we want to target them as well, I have urged all the banks here to have this simplified, procedure simplified, because our target should not be only those who can invest in millions or those who can invest in billions in these accounts. These people should also be our target. And in Gulf, overall, if you see, more than 70% of our population is labor class. So we need to have some simplified methods for them to open these accounts. And by doing that, number one, we will have official transaction. We will discourage hundi and hawala. Secondly, our accounts and our remittances will grow. So I would urge people from the State Bank here and the businesses who are in Pakistan that please look into this aspect as well, that we need to target a majority of our community which is based in the Gulf region. Thirdly, I would also like to request that Dubai and UAE are almost back to normal. We have started our commercial activity here. Next week, we are having two largest exhibitions. One is the defense exhibition and other is the Gulf food exhibition. There is a lot of potential at this point for people to come here and promote our exports. We have a full range of exhibitions coming up this year. And I think UAE is one of the countries which is regularly hosting these exhibitions. Because of COVID, other areas of the globe they are closed, but UAE is still open now. So I would request that this is a good time for people from Pakistan to come here, have B2B meetings, meet their potential buyers here, and by this way also we can increase our exports. Once again, thank you very much for inviting me on this session. I am very hopeful that our new leadership at the Pakistan Business Council, headed by Mr. Shekhani, will really thrive to work hard and improve Pakistan's business potentials, Pakistan's investment, and the Consulate General here in Dubai is ready to help them all out, or for that matter, any Pakistani businessman in Pakistan or businessman or an investor here in the UAE. Thank you so much. Thank you, Excellency. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for such encouraging and supporting words. अकील साहब, एक सवाल काफ़ी आ रहा है हर सेक्टर के हवाले से, बट हमारे पास एक सवाल आया है रियल एस्टेट मार्केट डेवलपमेंट के हवाले से. तो वो बेसिकली प्रोग्रेस समझना चाह रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट डेवलपमेंट की, कि इस वक्त रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ किया है. नंबर वन, कि आपकी जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है, पहले पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी आप कोई रियल एस्टेट खरीदने जाते थे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती थी. उसकी दो वैल्यू होती थी. एक वैल्यू होती थी FBR रेट होता था,
और दूसरा रेट होता था जो आपको ऑफ द मार्केट पेमेंट करनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने अब वो मसाइल बिल्कुल खत्म कर दिए, और दो सूरत में खत्म किया। एक तो उन्होंने जो ट्रांसफर फीस थी, जो पहले 7.5-8% कॉस्ट आती थी, उसको ले आए ये मिनिमम पे 2.5 से लेके 3% के दरमियान। और दूसरा, एक्चुअल वैल्यू पे अब प्रॉपर्टी ट्रेड होगी, और एक्चुअल वैल्यू पे जब प्रॉपर्टी ट्रेड होगी तो आपके बैंक भी उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी। दुनिया में रियल एस्टेट में या इस सेक्टर में, ऑफिस टावर वगैरह में रेंटल हील के लिए इंश्योरेंस कंपनी वगैरह बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। तो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी वो एक्चुअल वैल्यू पे खरीदी नहीं जाती थी, और उसकी एक्चुअल वैल्यू तो होती थी 4 गुना ज्यादा, और ट्रांसफर की जो वैल्यू होती थी वो मतलब 25%। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ट्रांसफर की फीस उन्होंने खत्म कर दी है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तीसरा, उन्होंने मॉर्गेजेस पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी। आज से पहले अगर आप चले जाओ कि कोई बैंक प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा फाइनेंस नहीं करता था, हाउसिंग के ऊपर हो या प्लॉट के ऊपर। अब बैंकों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अपनी डिपॉजिट का 5% वो लैंड करेंगे फॉर मॉर्गेजेस। चौथा, उन्होंने लो हाउसिंग के लिए बहुत बड़े डिसीजन लिए, जिसमें 90% टैक्स खत्म किया और फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको किसी किस्म की हर्डल्स नहीं होगी। और लो हाउसिंग के अलावा भी गवर्नमेंट ने, जैसे एक बिल्डिंग है 5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, तो आपको 5 लाख को 150 रुपीज से कैलकुलेट करना है, और 3 साल का प्रोजेक्ट है तो वो पैसे आपने 3 साल में पे कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और लो हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने मॉर्गेजेस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, इसके अलावा टैक्स बेनिफिट दिया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट 3 लाख रुपए पर यूनिट सब्सिडी दे रही है। तो आप ये सोचें कि पहले कभी भी कोई गरीब आदमी पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी पैसे मकान खरीद भी सकता है। आज ये सिचुएशन है कि जो आदमी 10,000 15,000 रुपए दे के 20 साल की किस्तें दे के मकान हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास वगैरह के लिए भी जो स्कीम है जिसमें वो मॉर्गेजेस लेंगे, उस पर भी गवर्नमेंट ने रेट के डिस्काउंट दिया हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट में इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बूम आया हुआ है, और बूम आने की वजह यह है कि मॉर्गेजेस अलाउ हुई है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारी पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हुई है। सीमेंट सेक्टर में बूम देख रहे हैं, साथ में स्टील देख रहे हैं। जितनी भी हाउसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है आज परफॉर्म कर रही है। तो बताने का ये मकसद है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स 2 साल में लिए हैं, मैं समझता हूं हम 70-72 साल में हमने उसका 1/4 भी डिसीजन नहीं किया। तो रियल एस्टेट में आप रीट्स में भी जा सकते हैं। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और अपना छोटा शेयर खरीदना चाहते हो, चाहे 10 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो या 50 लाख हो, तो रेंटल रीट्स पे भी जा सकते हैं, डेवलपमेंट रीट पे भी जा सकते हैं। फिर डेवलपर के लिए गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है कि आप चाहें तो, अगर आप डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी आप बैंक को पाबंद किया है कि जो अच्छे क्रेडिबल लोग हैं उनको आप लेंड करें। तो उस पे भी गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है। तो ये सेक्टर अब आपका चलना शुरू हो चुका है, पहले हम ये नहीं कह सकते थे। और फिर ये फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस करना, ये गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान हैं, वो अपना मकान बेचते हैं और मकान खरीदने जाते हैं, तो एफबीआर उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सेविंग पड़ी हुई है और वो इनकम टैक्स में उनका एनटीएन नंबर नहीं है, तो वो अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो जून 2021 तक उनको भी छूट दी गई है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कितनी बड़ी भी अमाउंट की आप प्रॉपर्टी खरीद ले, मकान खरीद ले, बेंगलो खरीद ले, रियल एस्टेट खरीद ले, आपसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
तो ये सारे जो डिसीजन लिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़े डिसीजन हैं, ये लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा ये, और अवाम को ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट भी दिया गया है। और ये फिक्स टैक्स अगर आप देखें तो आपका टैक्स का रेट 7-8% से ज्यादा नहीं बनेगा जो आप 150 रुपए दोगे। आप ये देखें कि लो हाउसिंग भी 4,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम नहीं है, हायर साइड पे 40,000 रुपए है। तो आप इन बिटवीन अगर आप देखें फिक्स टैक्स आप देते हैं तो आपका बेनिफिट कितना ज्यादा है। तो और इसी वजह से आप ये देखें कि गवर्नमेंट के पहले 6 महीने का जो रेवेन्यू टारगेट था, इस कोविड के बावजूद गवर्नमेंट ने एक्सीड किया है। तो ये कामयाबी से मैं समझता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी जारी है और मुसलसल गवर्नमेंट बैठी हुई है, डिसीजन ले रही है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, इसके अलावा अगर कोई रियल एस्टेट हाउसिंग के हवाले से हो, क्योंकि ये मेरी अपनी फील्ड है, तो इसके बारे में मुझे तकरीबन और बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन आपका ये छोटा सा टाइम होगा, वो पूरा टाइम निकल जाएगा सवाल के जवाब में। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में हमें और काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बता दिया रियल एस्टेट मार्केट की डेवलपमेंट। आई होप वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। और मेरा अगला क्वेश्चन जो मुझे सामने इस वक्त है काउंसिल जनरल साहब के लिए, वो ये है कि ये जो पॉलिसीज में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर इनकंसिस्टेंसीज आती हैं तो वो अक्सर फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर देती हैं। तो हाउ डू यू सी कि गवर्नमेंट इन पॉलिसीज में कंसिस्टेंसीज इंश्योर करेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती रहे कंसिस्टेंटली? जी थैंक यू अबदान साहब। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, एक ऊपर क्वेश्चन मैं देख रहा था जिसमें लिखा था कि व्हेन वीजाज फॉर यूएई विल ओपन। मैं पहले उस पे जवाब दे दूं क्योंकि ये काफी लोगों के जहनों में होगा। देखें जी, वीजाज यूएई के एज सच जब फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ था उसके बाद से खुल गए हैं। फैमिली वीजाज सबको मिल रहे हैं, वर्क वीजाज भी मिल रहे हैं। 18 to 40 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी गल्फ फूड के लिए हमने तकरीबन कोई 26 कंपनीज आ रही हैं और तकरीबन सब ही बिजनेसमैन को वीजे मिले हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि प्रोफाइलिंग चेक कर रहे हैं यूई वाले, और जो बिजनेसमैन पहली दफा आ रहे हैं उनको थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो एज सच प्रॉब्लम नहीं है। वीजाज मिल रहे हैं लोगों को और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और वो जो प्रॉब्लम 5-6 महीने पहले थी वो अब नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि ये आपने जो सवाल किया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज रैपिडली चेंज होती हैं और उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आता, बेसिकली यही सवाल है। देखें, मैं आपको बताता चलूं कि मैं 26 साल हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस में, और अगर कोई पॉलिसी चेंज भी होती है ना तो वो स्लाइट चेंज होती है, एज सच जो मेन स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम रहता है। हाँ, इंसेंटिव्स या टैक्स रिलैक्सेशन अगर कोई गवर्नमेंट ज्यादा देती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ही होती है। और जैसे इस गवर्नमेंट ने 3-4 सेक्टर्स में स्पेशली कंस्ट्रक्शन और उसमें दिया है, सो वो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ओवरऑल अगर आप कहें कि 360 डिग्री चेंज हुआ है तो वो नहीं होता। इट इज बेसिकली टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा सा फर्क मॉडिफिकेशंस के साथ आता है, बट ओवरऑल पॉलिसीज तो तकरीबन सेम रहती हैं। कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा, वो इंसेंटिव ज्यादा दे देती है, कोई कम देती है, बट पॉलिसीज तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होती है। बट हमारा चूंकि सेक्टर्स कई बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, हमारे बाकी सेक्टर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिसाल देखें कि जब रिसेशन आया, जब बैंकिंग सेक्टर्स चंद साल पहले जो है कोलैप्स किए वर्ल्ड ओवर, तो पाकिस्तान ने फिर भी सरवाइव किया। कोविड में दुनिया की इकोनॉमी अगर आप देखें तो खराब हुई है, तो पाकिस्तान की ठीक है कोई इफेक्ट पड़ा है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं पड़ा जो बाकी इकोनॉमीज को हुआ है। आप अपने हमसाए में देखें क्या हुआ है, तो हम फिर भी बेटर ऑफ हैं। और ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज का ही नतीजा होता है कि हम सरवाइव कर रहे हैं और हम सरवाइव कर रहेंगे इंशाल्लाह। सो इतना कोई डिफरेंस नहीं है होता चेंज ऑफ पॉलिसीज में, पॉलिसीज सेम रहती हैं।
अबदा साहब, बिफोर आई लीव आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मैंने एक और मीटिंग में जाना था, सो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं पहले बात कर लूं. माय ऑफिसर्स आर हियर, दे विल बी अटेंडिंग ऑन माय बिहाफ. जो क्वेश्चंस होंगे यू कैन राइट एंड विल बी आंसर्ड. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एक्सेलेंसी. आपने बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में हमें एक ओवरव्यू दिया इस वक्त, और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी, और इनकरेज भी किया आपने कि इन्वेस्ट किया जाए, इस वक्त राइट टाइम है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. एंड अगर कोई क्वेश्चंस, मैं ऑडियंस को भी बताऊं कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो आप प्लीज़ पूछें. हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक ये सवालात ऑडियंस के पहुंचाएं ताकि इनको बेहतर अंदाज में आंसर किया जा सके. सर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू. अच्छा, नहीं आएगा. Sorry, I guess you couldn't hear me. So basically, now without any further ado, I would like to follow up by requesting Mr. Ahmed Shekhani, who's the President, Pakistan Business Council, Dubai, to share PBC's perspective regarding the key economic developments in Pakistan. Mr. Shekhani. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Pakistan Business Council and all the directors of Pakistan Business Council and members of Pakistan Business Council, सबसे पहले मैं अकील भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स को जो है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया. और कौंसल जनरल साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने अपना एक अपॉइंटमेंट डिले करके आज का प्रोग्राम अटेंड किया. तो थैंक यू. और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के तमाम मेंबर्स का और जो भी सब पार्टिसिपेट है उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है इस वक्त. जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक क्लियर पिक्चर हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बूमिंग मार्केट है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं. जैसे कि कौंसल जनरल साहब ने भी बताया, अकील भाई ने भी बताया कि पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो एक बहुत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं और एक्सपेट्रिएट्स के लिए जो भी प्रोसीजर्स इस वक्त जो है वो डिजाइन किए जा रहे हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. तो मैं इस हवाले से ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगा कि आज का प्रोग्राम हमने डिजाइन ही इसीलिए किया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें और जो एक्सपेट्रिएट आप लोगों के साथ आपसे सवाल करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करें, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से वो कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं. और जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात कौंसल जनरल साहब ने कही कि यहाँ पर ब्लू कॉलर जो है एम्प्लॉय ज्यादा हैं और किस तरीके से ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस काम को ईज करे कि वो अपना अकाउंट खुलवा सकें और पाकिस्तान में डायरेक्टली ऑनलाइन चैनल के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मिले. और ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएई के अंदर ही नहीं है, ये पूरे गल्फ के अंदर है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेट्रिएट जो पूरी दुनिया में है मौजूद वो 9 मिलियन से ज्यादा है और वो 9 मिलियन से ज्यादा जो एक्सपेट्रिएट हैं उसके अंदर तकरीबन 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ब्लू कॉलर जॉब करती है और उनके लिए अपना स्मार्टफोन यूज करना या इसके हवाले से कुछ जो चीजें हैं वो हल करना मुश्किल है. तो मैं अकील भाई के तवज्जुह से ये चाहता हूं कि क्योंकि अकील भाई एक इन्फ्लुएंस रखते हैं स्टेट बैंक के साथ, वो एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की भी आसानी हो. और इसके अलावा भी जो इश्यूज इस वक्त हमारे साथ जो मेंबर्स मौजूद हैं उन्होंने कुछ इश्यूज बताए भी हैं जो अपने क्वेश्चंस के अंदर वो लिख रहे हैं और आगे टाइम में आप लोग उसका जवाब भी देंगे. तो अकील भाई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इन सब चीजों को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो
थ्रू स्टेट बैंक, थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, थ्रू प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व करें, ताकि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इस तरह के इवेंट्स करता रहेगा ताकि आप लोगों का चैनल विद एक्सपेट्रिएट जो है वो स्ट्रेंथेंड हो, और जो भी इश्यूज पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स को जो आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके। मैं इस बात के साथ एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अकील भाई का, AKD का, कौंसल जनरल साहब का, हमारे डायरेक्टर्स और तमाम मेंबर्स का कि उन्होंने टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और मैं ओवर टू यू आपको करता हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लें और जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट या जो भी मेंबर्स हमारे सुनना चाहते हैं वो आप लोग सब लोगों को सुने और अपने मसाइल को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच अहमद शेखानी साहब, थैंक यू सो मच। और काफ़ी आपने एक इनकरेजिंग और काफ़ी आपने ऑप्टिमिस्टिक एक हमारे ऑडियंस को एक पिक्चर बताई भी। और इंशाल्लाह जिस तरह की हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएँ, मैं अकील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के इनिशिएटिव पे, जैसे अहमद साहब ने कहा कि स्टेट बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें क्या ख्यालात हैं, अगर अपने ख्यालात का इज़हार करें। साहब मैं तो मुझे ज़हन से निकल गया था, माशाल्लाह आप वहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों को जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि लास्ट वीक गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गवर्नर साहब ने स्टार्ट से लेके एंड तक रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की। उन्होंने कहा 4 महीने में हम $500 मिलियन क्रॉस कर गए, लेकिन ये $500 मिलियन कुछ भी नहीं है। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट को हम साल में $15 बिलियन पे लेके जाएंगे। और आप लोग हमें सजेशन दें, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास भी किसी किस्म की कोई सजेशन है, आप स्टेट बैंक ना भेजें, अब्दान साहब को भेज दें। हम यकीन से कह सकते हैं कि उसको एग्जामिन के बाद डेफिनेट इस सिचुएशन में होंगी। तो ये स्टेट बैंक गवर्नर ने इंश्योर किया है कि हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और उनका टारगेट जो है वो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है मैं सिर्फ इसको टारगेट करता हूँ $15 बिलियन या। तो मैं ये समझता हूँ अभी तो फिक्स इनकम वाले लोग आ रहे हैं, इक्विटी वाले आ रहे हैं, या आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम रोशन डिजिटल अकाउंट में हर सब्जेक्ट को एड्रेस करना चाहेंगे। जो भी पाकिस्तान में इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसकी जितनी हर्डल्स भी है ना, वो सारी हर्डल्स भी हम खत्म करेंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान ने जो रेटिंग बेहतर की है, उसकी वजह यह है कि चाहे वो स्टेट बैंक गवर्नर हो, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो बाकी जितने इदारे हो, और इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि आप एक लेटर लिखेंगे और वो लेटर में जो आपके जो सजेशन होगी, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो सजेशन को देखा जाएगा। अगर वो इस पोजीशन में होगी कि इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए वो 48 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, अगर कोई सजेशन है, आप समझते हैं कि उसको रोशन डिजिटल के थ्रू होना चाहिए या किसी और के थ्रू, तो आप प्लीज भेजें। और ये आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसका रिस्पांस जितनी तेजी से आपका सजेशन आएगी, उतनी स्पीड से वो इंट्रोड्यूस हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी के भी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी मुश्किलात फेस हो रही हैं, तो प्लीज़ हमें आप बताएं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें, और जो हम किरदार अदा कर सकते हैं उसमें बिल्कुल करेंगे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर फरीद आलम साहब, who is the Chief Executive Officer of AKD Securities Limited, and whose name is synonymous to the Pakistan capital market. I would like to request Mr. Alam to say a few words regarding the overall outlook and performance of the Pakistani capital market and the peers in the region. Fareed Saab,
Please. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Respected and privileged non-resident Pakistanis. Assalamu alaikum. Consul General साहब मेरे ख्याल से किसी और प्रायर एंगेजमेंट पे चले गए हैं, अहमद शतानी साहब, और इनकी टीम को पहले सबसे बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने कोलैबोरेट किया और हमने आपको एक वेबिनार जो कि ज़्यादा हम क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, इस वेबिनार को हमने पॉसिबल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अकीब भाई के साथ और अभी हमने जो आज जिन गेस्ट को मदऊ किया है, मेरे साथ ही बैठे रजा साहब, जब अकीब भाई ने कहा कि $500 मिलियन पाकिस्तान में हमने अभी तक आरडीए से लिए हैं, तो हमें जो खुशी हो रही है कि आज हमने जिसको मेरे दोस्त को जो मेरे साथ मौजूद है बुलाया है, वो निजाम बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और निजाम बैंक ने $100 मिलियन आउट ऑफ $500 मिलियन मोबिलाइज किए हैं। और अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ 84,000 और देयर अबाउट जो आरडीए अकाउंट खुले हैं, उनमें से 4 या 5,000 अभी तक अकाउंट हैं जो कैपिटल मार्केट तक पहुंच पाए हैं। उनमें से भी निजाम बैंक इज ऑन द फोरफ्रंट। जैसे अब्दान ने बताया, आई हैड अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द एकेडी ग्रुप व्हिच इज एकेडी सिक्योरिटीज, और आज हम सिर्फ मैं तो 3-4 मिनट लूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर का और की क्वेश्चन का फायदा उठाएंगे। कौंसल जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने जो कोविड का रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से, और जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने और हमारी सेंट्रल बैंक ने, उसकी वजह से जो ऑप्टिमिज्म और जो पाकिस्तान में यूफोरिया क्रिएट हुआ, जिसने कैपिटल मार्केट को भी दवाम बख्शी और मार्केट एक लो लगा के अब अपने लो से 68% और देयर अबाउट अप है। और हम जिन लोगों से मिलते हैं और जब गपशप मारते हैं तो हमारे पाकिस्तानी और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी अपने इस बात को महसूस करते होंगे, बिकॉज दे हैव एन एरियल व्यू कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और अच्छा, ये खुशी की खबरें हैं पाकिस्तान से। तो अब हमें क्वेश्चन आंसर में भी ये सवाल आएंगे। जो 1-2 चैलेंजेस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चैलेंज ये था जो मैंने पिछले भी दफा अटेंड किया, इसमें जो लोग, मैं ज्यादा फोकस करूंगा अपनी बात को कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। कैपिटल मार्केट के अंदर जो अभी तक नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को नॉन फाइनेंस ट्रीट करके उनका 30% विदहोल्ड कर रहा था टैक्स। तो ओनली टुडे मेरे ख्याल से उन्हें पता था कि अकील भाई एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और उसको ये सवाल जवाब होंगे, तो आज लोकल न्यूज़पेपर में ये बातें हैं और गवर्नमेंट ने कहा कि हम वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जिस तरह उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और बाकी चीजों पे वन टाइम टैक्सेशन में और बरात दी है, वो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स को भी दे रहे हैं। और मैंने जो अपनी इंट्रोडक्शन में जो लफ्ज प्रिविलेज का यूज किया था हमारे नॉन रेजिडेंट भाइयों के लिए, वो ये है कि जो ये मरात इनको अवेलेबल हैं, जो प्रिविलेजेस इनको अवेलेबल हैं वो पहले नहीं थी, और अभी तो हम रेजिडेंट्स को वो प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है, बट इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए हो रहा है वो पाकिस्तानियों के साथ भी होगा। तो हमें उस बात की भी खुशी है। उन प्रिविलेजेस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह कौंसल साहब ने कहा और बाकी लोगों ने, भाई ने भी बात की, बाकी और अहमद शतानी ने भी कहा कि यूएई में जहां हम इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं अपने दोस्तों को, यहाँ व्हाइट कॉलर ज्यादा, ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनको और उनकी फैमिलीज को जो एक्सेस टू जो लेटेस्ट या जो एक्सेस है टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो थोड़ी सी कम है। तो जो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कभी किसी जिंदगी और मौत तो साथ लगी रहती है। अब किसी पाकिस्तानी का बाहर इंतकाल होता है तो जो सक्सेशन और जो वहाँ की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है उनकी फैमिलीज को, वो जब इसका अकाउंट अगर आरडीए के थ्रू पाकिस्तान में खुला हुआ होता है तो हमने देखा कि थोड़ी चीजें, और खासतौर पे जब इंट्रोडक्शन हो रही है नादरा की, तो नादरा की वजह से और स्पीडीली जो फंड्स की ब्लॉकेज है उसमें रजा भाई भी मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर में या वैसे बताएंगे कि थोड़ा फायदा हो रहा है। तो जो मेरा चैलेंज है एज अ कैपिटल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव वो ये है कि आउट ऑफ 85,000 अकाउंट्स दैट हैव बीन ओपन्ड इन द आरडीए, हमारे जो कैपिटल मार्केट्स में अभी तक सिर्फ 4,000 अकाउंट से खुल चुके हैं, और हमारी यहाँ बहुत गुंजाइश है। और अभी हम
आपके सवालों के जवाब में बताएंगे कि वजह क्या है, व्हाई आर वी सो ऑप्टिमिस्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी। तो जो प्रिविलेज एक और आपको मिली है, वो पहले तो था पैसा आने वाला था, अब यह है कि जो रिपैट्रिएशन है टू वे, यहाँ से जो पैसा आप इन्वेस्ट करके अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट जो वापस बचा सकते हैं, उसका एक पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो अब सारे फुली ऑपरेशनल अकाउंट आप वहां बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, सारी बातें ऐसी हैं कि जो आज से 6 महीने पहले बिल्कुल एक ख्वाब था। जो चैलेंजेस हैं, जो सवाल जवाब हैं, जो थोड़ी फ्रिक्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता और दूर होती जाएगी। बट सफाइस इट बी टू से कि ये डायनेमिक प्रोसेस है और पाकिस्तान में की जो माइक्रो और मैक्रो लेवल जो पॉलिसी रिस्पॉन्स हैं गवर्नमेंट के, वो माशाल्लाह बहुत इनकरेजिंग है। और आरडीए अकील भाई ने कहा कि गवर्नर से जिनकी मुलाकात हुई तो वो एक बहुत ही एक अच्छी पिक्चर दे रहे हैं कि इतनी हम आरडीए से मोबिलाइज कर लेंगे। अगर ये कर लेते हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर जो एफएक्स और पाक रूपी का जो रेट है वो अगर कंट्रोल में आ जाता है तो महंगाई और बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा कि मेरे साथ मेरे जो डायरेक्टर रिसर्च हैं वो क्योंकि इकोनॉमी पे उन्होंने अपना कवरेज करनी है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत सारे सवाल मुझे लोग मेरे दोस्तों ने हमारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। आई एम श्योर कि वो जो दी भी आपको जगह सवाल करने की वहां भी कर लें तो उनको साथ साथ आंसर भी मिलता जाएगा। तो एक ये पॉइंट है कि we as Pakistanis and the ones who can do something for our fellow countrymen who are residing abroad, उनके जो इश्यूज हैं उनसे माइंडफुल है। काफी हद तक चीजें ठीक हो रही हैं और थोड़ी सी और चीजें जो फ्रिक्शन या आपको जो पैसा वापस भेजने में या जो चीज इश्यूज हैं उनको दूर करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, बट ये सारी चीजें ठीक हो रही है। जो एक पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में जो बूम है, जो भी और आना है, इसकी इब्तिदा है, उसके अंदर हमें खुशी होती है बताते हुए कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है या सीमेंट है, उसने जो अर्निंग्स में ग्रोथ शो की है, वो इंजीनियरिंग की 244% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। फिर ऑटोमोबाइल के अंदर 150% की ग्रोथ है। फिर सीमेंट सेक्टर के अंदर अर्निंग ग्रोथ में 49% है। तो अब ये जो 4th क्वार्टर गुजरा, जो हमारे क्वार्टर टू क्वार्टर खासतौर पे अक्टूबर टू दिसंबर है, ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर से भी अर्निंग्स में ज्यादा बढ़ के आया है। और जो सक्सेसिव क्वार्टर्स आ रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से मैं I won't take much of the time in discussing the certain things which are my fellow speakers will be covering. So over to Abdan for. थैंक यू फरीद साहब। आपने सही कहा कि बहुत सारे सवाल हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। एक सवाल जो मुझे लगता है कि बड़ा पर्टिनेंट है और मैं समझता हूं कि हमारी ऑडियंस में भी काफ़ी लोग इसको जानना चाहेंगे कि आप अगर देखें तो पाकिस्तानी मार्केट ने रिसेंटली कोविड के बाद से, जैसे सब हमारे इन्वेस्टर की पाकिस्तान में एंट्री का एक सुटेबल टाइम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? आप इस पे अगर रोशनी डालें। मार्केट जब 47,000 पे गई तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें we have missed the bus, but I think अभी तो स्टार्ट हुई है पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट की जो हमारी जर्नी, बिकॉज फ्रॉम द लो तो हम कह सकते हैं कि 68% बढ़ी है, लेकिन जो लोग और 99 या 90 to 95% जो लोग पहले से इन्वेस्टेड थे उनके लिए तो मार्केट अभी भी 20% ही बढ़ सकती है। तो जो अच्छी बात है वो ये कि पाकिस्तान में इस 47,000 इंडेक्स जो अचीव हुआ, इसके अंदर अभी तक जो प्राइस अर्निंग का जो मल्टीपल है वो अभी भी 6.6 टाइम ही है एज कंपेयर टू द रीजनल पीयर्स। जो हम हमेशा से हम अपने से कंपेरेबल जो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो हम लोग अगर हमारी अर्निंग 6.6 टाइम है तो जो हमारा रीजन है कंपेरेबल है
वो अभी भी 13.4 टाइम्स पे है। तो हमारा डिस्काउंट जो है फ्रॉम द रीजन इज अबाउट 51%। ये हिस्टोरिकली 40% रहा है। तो एक तो ये है कि हमारा बॉटम अप हाई, हमने अच्छा काम किया है, और अभी जो हिस्टोरिकली हमने जो लेवल अचीव किए हैं उससे लो पे मार्केट ट्रेड हो रही है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी इन द कैपिटल मार्केट, जहां ये अच्छी रिटर्न्स इस एसेट क्लास ने अभी देनी है इन्वेस्टर्स को। सर थोड़ा सा कंटिन्यू करें, मेरा इंटरनेट खत्म हो, थोड़ा सा कंटिन्यू और करें। तो इसलिए जो हमारे लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं कि 47,000 ज्यादा हो गया है, तो उसके अंदर अभी कुछ नहीं हुआ, और मैं सवाल के जवाब में बहुत कुछ कवर कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी मार्केट अभी मेरे ख्याल से हम इसी सवाल का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा और बता दूं कि हम जब हमने ऑल टाइम हाई अचीव किया था 53,000, उस वक्त भी हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का बैंड है वो 10.5 तक गया था। तो अभी हम 6.6 पे हैं। तो अब जो लोग फाइनेंस वाले बैठे हुए हैं उनको समझ आएगी कि एक जो कंपनी जो पहले 10 रुपए कमाती थी पाकिस्तान में, आज वो 66 रुपए की और एन एवरेज ट्रेड हो रही है। रीजन में वो कंपनी जो 10 रुपए कमाती है वो 134 रुपए पे ट्रेड हो रही है। और हमारा ही जो अपने आप को कंपेयर करूं मैं, तो हमारा ये जो वाटर मार्क है वो पूरे पिछले 15 साल में तो 13 टाइम्स भी गया है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने हाई अचीव किया है 2016 में, जब हमारा जो पाकिस्तान का मल्टीपल था वो अबाउट 10 टाइम्स के मल्टीपल गया था। थैंक यू फरीद सर।